गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मिलने थॉमसन मेथड। इस मेथड में क्या होगा ना गाइस कि जैसे कोई फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी। हम लोग को बोला जाएगा कि एक फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी, और ये भी बोल देंगे कि वो एनालिटिक फंक्शन है। और इसमें से या तो हम लोग को u का वैल्यू दिया जाएगा, या तो v का वैल्यू दिया जाएगा, या u प्लस v का वैल्यू दिया जाएगा, या u माइनस v का वैल्यू दिया जाएगा। इन चारों में से गाइस हम लोग को कोई एक ही चीज देंगे। लेट अस से फॉर एग्जांपल u दे दिया, तो बोलेंगे कि पूरा का पूरा एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z ही कंस्ट्रक्ट कर दो। ओके, खाली u देंगे और बोलेंगे पूरा f ऑफ z ढूंढो, या खाली v देंगे और बोलेंगे f ऑफ z कंस्ट्रक्ट कर दो, या इनमें से मतलब इन चारों में से कोई एक ही क्वांटिटी देंगे एंड दे विल आस्क अस टू फाइंड द एंटायर एनालिटिक फंक्शन। ओके, तो ये मेथड के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, मिलने थॉमसन मेथड। इसके नीचे लिखो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एनालिटिक फंक्शन। द प्रोसेस ये लिखना है गाइस, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एनालिटिक फंक्शन f of z is equal to u plus iv when either u or v or u plus v or u minus v is given is explained by this method. तो गाइस ये मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, u या v कुछ एक ही चीज भी दी है ना, तो हम लोग उससे पूरा का पूरा एनालिटिक फंक्शन ही कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें अलग अलग चीजें दी है तो अलग अलग टाइप का एक मेथड हम लोग फॉलो करेंगे, तो इसीलिए इसके नीचे हेडिंग दे दो गाइस टाइप वन। उसमें लिखो when real part u is given, when real part u is given। सो गाइस अभी थोड़ी देर कुछ भी नहीं लिखना है, ओके, सिर्फ समझना है कि क्या करना है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा गाइस कि इफ u इज इक्वल टू एक एक्स वाई के टर्म्स में ना कुछ फंक्शन दे देंगे, बोलेंगे कि अगर ये u है तो ये कौन से एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z जो रहेगा उसका u है, ये आइडेंटिफाई करो। तो बेसिकली हम लोग को एक एनालिटिक फंक्शन बनाना है जिसका रियल पार्ट हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, पहला स्टेप हम लोग का होगा कि u को यूज करके डो यू बाय डो एक्स ढूंढना। आपके पास u का वैल्यू दिया रहेगा, आप डो यू बाय डो एक्स इजीली ढूंढ सकते हो। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे गाइस, वी विल पुट x के जगह पे z एंड y के जगह पे 0। जो भी डो यू बाय डो एक्स का आंसर आएगा इसमें x के जगह पे z और y के जगह पे 0 डालना है, और ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर मिलेगा हम लोग उसको phi1 ऑफ z कॉमा 0 ऐसा डिनोट कर देंगे। डो यू बाय डो एक्स ढूंढा, उसमें x को z और y को 0 डाल दिया, और उस ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो क्वांटिटी मिलेगी हम लोग उसको phi1 ऑफ z कॉमा 0 बोलेंगे। फिर क्या करना है, ये होने के बाद वी विल फाइंड डो यू बाय डो वाई। डो यू बाय डो वाई ढूंढेंगे, मतलब u तो दिया ही है ना, तो डो यू बाय डो वाई ढूंढ लो। इसमें फिर से हम लोग x के जगह पे z एंड y के जगह पे 0 डालेंगे। तो ऐसा करने से जो डो यू बाय डो वाई का आंसर मिलेगा उसको हम लोग phi2 ऑफ z कॉमा 0 बोलेंगे। ओके, सो गाइस अपन ने क्या किया, पहले x को z y को 0 डाल दिया डो यू बाय डो एक्स के अंदर और डो यू बाय डो वाई के अंदर, इन दोनों के अंदर। ठीक है, फिर अब मिलने थॉमसन मेथड अब एक्चुअली क्या बोलते हैं कि once we have phi1 of z comma 0 and phi2 of z comma 0, so this Milne Thomson method
इट स्टेट्स दैट f डैश ऑफ z जो होता है इट इज phi 1 ऑफ z कॉमा 0 माइनस i phi 2 ऑफ z कॉमा 0। आपके पास phi 1 है, phi 2 है, ओके तो phi 1 माइनस i phi 2 करने से जो क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी f डैश ऑफ z। बट हम लोग को क्या ढूंढना है, f ऑफ z ढूंढना है, और मिल क्या रहा है, f डैश ऑफ z मिल रहा है। तो इस f डैश ऑफ z का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, ओके तो इंटीग्रेशन करेंगे f डैश ऑफ z का, तो उससे हम लोगों को f ऑफ z मिल जाएगा। ओके सो दिस इज द प्रोसेस। एक बार प्रोसेस देख लो, क्या बहुत ही इजी है। पहले डो यू बाय डो एक्स ढूंढना है, उसमें x को z y को 0 डाल के phi 1 मिलेगा। फिर डो यू बाय डो y ढूंढना है, उसमें भी x को z y को 0 डालना है, जो मिलेगा उसको phi 2 ऑफ z कॉमा 0। मिलने थॉमसन ने क्या बोला कि f डैश ऑफ z जो है वो phi 1 ऑफ z कॉमा 0 माइनस i phi 2। तो आपको ये फॉर्मूला में ना खाली phi 1 और phi 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको f डैश ऑफ z मिल जाएगा। और f डैश ऑफ z को इंटीग्रेट करेंगे तो f ऑफ z हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है गाइस यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। एवरीवन राइट डाउन स्टेप्स करके ऐसे स्टेप्स। नंबर 1, फाइंड डो यू बाय डो एक्स। फाइंड डो यू बाय डो एक्स। उसके नीचे लिखो नंबर 2, पुट x इक्वल टू z and y equal to 0 to get phi 1 of z comma 0. Step number 3, find dou u by dou y. Find dou u by dou y. इसमें फिर से सेम ही स्टेप लिखेंगे, पुट x इक्वल टू z and y equal to 0 to get phi 2 of z comma 0. Next step, by Milne-Thomson method, by Milne-Thomson method, गाइस कुछ लोग थॉमसन को THOMPSON लिखते हैं, कुछ लोग THOMSON लिखते हैं थॉमसन। बाय मिलने थॉमसन मेथड, आप वही यूज करो जो आपके कॉलेज वाले यूज करते हैं। बाय मिलने थॉमसन मेथड, f dash of z is equal to phi 1 of z comma 0 minus I phi 2 of z comma 0. And guys, last step, step number 6, integrate above equation. Integrate above equation with respect to dz, with respect to dz to get f of z, to get f of z. Guys, I'm going to turn the page. अगर किसी का लिखना बाकी है तो रिप्लाई वेट। नीचे लिखो गाइस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले
गाइस जो जो लगने वाले हैं उनमें से मैं जो थोड़े बहुत हैं वो लिखने का ट्राई करता हूँ। देखो जरूरी नहीं कि यही लगे, और भी बहुत कुछ लग सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ z रेज टू n होगा, तो z रेज टू n+1 अपॉन n+1। e रेज टू az होगा, तो उसका इंटीग्रेशन e रेज टू az अपॉन a। साइन az का इंटीग्रेशन माइनस कॉस az अपॉन a। कॉस az का इंटीग्रेशन साइन az अपॉन a। फिफ्थ, 1 प्लस कॉस थीटा is 2 cos square theta by 2, and 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. Then sin 0 is equal to sin h0 is equal to 0. Cos 0 is equal to cos 0 is equal to 1. और तो गाइस अपने नॉर्मल u इंटू वी के डेरिवेटिव्स लगेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स तो पूरा आना चाहिए। ओके, तो ठीक है, वो सारे वैल्यूज में नहीं लिख पाता फिर। एक और इंटीग्रेशन की और दो लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec square az is equal to tan az upon a. Integration of cosec square az is equal to minus cot az upon a. Okay, so guys, let us start with the sums. Last lecture में sum number 7 तक हुआ था. Today we are going to start with sum number 8. Everyone write down sum number 8. Construct an analytic function. Construct an analytic function whose real part is e raised to x cos y. E raised to x into cos y. सो गाइज लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे गाइज हम लोग को क्या बोला है कि रियल पार्ट ये है। रियल पार्ट मतलब u और v में से u रियल पार्ट होता है ना, तो अपने को बेसिकली वो लोग ने u दिया है और पूरा का पूरा एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z पूछ लिया है। तो मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो गाइज। राइट डाउन u इज इक्वल टू e रेज टू x cos y। यहाँ पे ये जो दिया है e रेज टू x cos y, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन, यानी कि वो u है। तो देयरफॉर डो u बाय डो x ढूंढने के लिए cos y कांस्टेंट रहेगा, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। cos y is constant with respect to x और e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x।
according to the next step in this we have to put x के जगह पे z and y के जगह पे 0 और जो आंसर मिलेगा उसको बोलना है phi 1 of z, 0. तो e raised to x है, x को z लिखना है, cos 0 अभी अभी लिखवाया गया, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो e raised to z into 1 we are getting e raised to z. This is phi 1 of z, 0. अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, once we get dou u by dou x है phi 1 of z, 0, now we find dou u by dou y और उसमें भी x को z और y को 0 डालेंगे. तो therefore नहीं, sorry, now dou u by dou y is equal to, u अपना है e raised to x cos y, तो with respect to y कर रहे हैं तो e raised to x कांस्टेंट रहेगा, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y. अब इसमें क्या करना है, फिर से x को z और y को 0 डालना है. Put x equal to z, y equal to 0, so that we will get phi 2 of z, 0. That will be e raised to z into minus sin 0. Sin 0 is 0, hence the entire function phi 2 of z, 0, it will become 0. Sin 0 is 0, 0 into e raised to z is 0. So हम लोग अभी लिख देंगे by Milne-Thomson method. By Milne-Thomson method. क्या बोला गया इस मिलने-थॉमसन मेथड वालों ने कि अगर हम लोग को f dash of z चाहिए तो it is phi 1 of z, 0 minus I phi 2 of z, 0. इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो. phi 1 of z, 0 is e raised to z. phi 2 of z, 0 is 0. So therefore f dash of z is e raised to z. अब गाइस लास्ट स्टेप क्या है, हम लोग को f dash of z मिल जाएगा तो उसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो f of z मिल जाएगा. तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z. या लिखने की जरूरत भी नहीं है गाइस, इट इज अंडरस्टूड, बट स्टिल फर्स्ट सम में तो हम लोग सब कुछ लिखेंगे. इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z या dz, आप कुछ भी लिखो. f of z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to z dz. और e raised to z का इंटीग्रेशन क्या होता है, e raised to z ही होता है, प्लस c आ जाएगा. So this is the required analytic function. चलो गाइस, तो एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या क्या किया अपन ने. हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था कि कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन यानी f of z एक कंस्ट्रक्ट करना है जिसका रियल पार्ट e raised to x cos y होगा. तो रियल पार्ट यानी कि अपने को u दिया है. अकॉर्डिंग टू आवर स्टेप्स पहले हम लोग dou u by dou x ढूंढेंगे. जो भी आंसर आएगा उसमें x को z, y को 0 डालेंगे. x को z और y को 0 डालने से जो क्वांटिटी मिलेगी उसको phi 1 of z, 0 बोल देंगे, जो हम लोग को e raised to z आ रहा है. उसके बाद dou u by dou y ढूंढना है. इसमें भी सेम x को z, y को 0 डालना है. तो उससे जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग phi 2 of z, 0 बोलेंगे, जो 0 आ रहा है. Now according to Milne-Thomson method, f dash of z is phi 1 of z, 0 minus I phi 2 of z, 0. We substituted the values of phi 1 and phi 2. Hence we are getting f dash of z as e raised to z. तो अगर f dash of z e raised to z है तो f of z जो है वो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए
और e रेज टू z का इंटीग्रेशन e रेज टू z ही होता है। ओके, सो दैट्स हाउ वी गॉट द आंसर। तो यहाँ पे गाइज ये सम खत्म हो गया, ठीक है, आगे और कुछ सॉल्व नहीं करना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे थोड़ी होता है ना, आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ तो e रेज टू z मिला, इस फंक्शन का रियल पार्ट कैसे e रेज टू x cos y होता होगा ना, ऐसा एक कहीं ना कहीं तो आपके मन में से ख्याल आया होगा। तो कैसे आया, देखो अब यहाँ पे गाइस सम खत्म हो गया, मैं खाली आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि सच में इसका रियल पार्ट ये है। इसमें गाइस अगर अपन ने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई डाला होता तो एफ ऑफ जेड अपने को क्या मिलता, ई रेस टू जेड के जगह पे हम लोग एक्स प्लस आई वाई लिख देते, ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई को ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आई वाई लिख दो, ई रेस टू एक्स एज इट इज, ई रेस टू आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई ई रेस टू एक्स इनसाइड, ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस आई ई रेस टू एक्स साइन वाई। तो आप देख सकते हो यही ई रेस टू जेड वो फंक्शन है जिसका रियल पार्ट जेन्युइनली ई रेस टू एक्स कॉस वाई आ रहा है, आ रहा है। ओके और कभी कभी ना गाइस ऐसा करना पड़ता, कब करना पड़ता, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं वो लोग, कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन तो बोलते ही बोलते, हुज रियल पार्ट इज दिस, ऑल्सो फाइंड इट्स इमेजिनरी पार्ट, ऐसा बोलते क्वेश्चन में, क्या बोलेंगे, ऑल्सो फाइंड इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग को क्या करना होगा, z को x प्लस आई वाई डाल के जो भी टर्म मिलेगा उसको रियल और इमेजिनरी में सेपरेट कर दो, तो रियल पार्ट विल मैच द क्वेश्चन एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी द आंसर। अगर बोला होता कि इमेजिनरी पार्ट ढूंढो तो ऐसा करते। So guys, reply ND in the chat box if you have understood this Milne-Thomson method completely. अगर कोई डाउट है तो पूछो। Very good everyone. डो यू बाय डो वाई कहां से आया, ये u है ना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ढूंढा, तो e रेज टू x कांस्टेंट cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y। ओके तो गाइज अभी ये टाइप में ना देखो प्रोसेस बहुत सिंपल है, टफ क्या होगा पता है क्या, कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स ढूंढने हैं ना, ये डिफिकल्ट देंगे वो लोग। ओके सो दैट्स द ओनली डिफिकल्ट थिंग दे कैन आस्क, rest is going to be easy only, trust me. Write down sum number 9 all of you. Construct an analytic function whose real part is e raised to 2x in bracket x cos 2y minus y sin 2y, full stop. Also find the imaginary part. Also find the imaginary part. सो गाइज रियल पार्ट दिया है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन में u इज इक्वल टू बोल देंगे, तो आप लोग भी लिखो u इज इक्वल टू e रेज टू 2x इन ब्रैकेट x cos 2y minus y sin 2y। ओके तो गाइज ऐसा एक डेरिवेटिव का जो सम था ना, अपन ने डेरिवेटिव्स चैप्टर में भी किया था
और जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल स्टार्ट किया था तभी भी अपन ने इसको एनालिटिक है या नहीं ये चेक करने के लिए डेरिवेटिव्स इसके ढूंढे थे, डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो वाई, ऐसे टाइप के सब ढूंढे थे। ओके, तो अगर आप नोटबुक में से पेज टर्न करोगे तो आपको ट्रस्ट मी सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला स्टेप क्या है, यू दिया है तो वी हैव टू फाइंड डो यू बाय डो एक्स। तो डो यू बाय डो एक्स क्या होगा, यहाँ पे एक्स का टर्म है, ये ब्रैकेट में भी एक्स का टर्म है, तो हम लोग को u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। क्यों u इंटू वी, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों में x वेरिएबल आ रहे हैं ना, तो इसीलिए u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ब्रैकेट में cos 2y कांस्टेंट है, उसके साथ x का टर्म अटैच्ड है, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ओके, x का डेरिवेटिव 1, cos 2y कांस्टेंट, इसमें तो गाइस x का टर्म है ही नहीं, तो ये प्योर कांस्टेंट टर्म हो गया, इसका डेरिवेटिव 0। तो अपन ने e रेज टू 2x को एज इट इज रखा, ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस अब ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आएगा, और e रेज टू 2x का डेरिवेटिव लिखेंगे e रेज टू 2x इंटू 2। ओके, तो गाइस आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस अभी ही मैं x को z और y को 0 डालने वाला हूँ। उसके पहले आप देख लो डेरिवेटिव, पहले e रेज टू 2x एज इट इज, ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2 अपन ने लिखा। नाउ इन दिस वी हैव टू पुट x के जगह पे z एंड y के जगह पे 0, और जो आंसर मिलेगा उसको phi1 ऑफ z, 0 बोलना है। सो इट इज e रेज टू 2z। और गाइस यहाँ पे ना थोड़ा सा फास्ट करने की जरूरत है, जैसे आप यहाँ पे y को 0 डालने वाले हो तो cos 0 लिखते मत बैठोगे, उससे काफी टाइम वेस्ट होगा और जरूरत भी नहीं है। डायरेक्टली क्या सोचना है कि इधर cos 0 आने वाला है ना, cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख देते हैं, प्लस इधर x को z लिखा और cos 2y, तो cos 0 हो जाएगा जो कि 1 है, y 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, e रेज टू 2z इंटू 2। ओके, तो डायरेक्टली अपन ने x को z और y को 0 डाला। इन दिस वे वी आर गेटिंग phi1 of z, 0 as e raised to 2z plus z e raised to 2z into 2. So if we take e raised to 2z common, तो अंदर 1 plus 2z बच रहा है। This is phi1 of z, 0. Write it down till here. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज 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 आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ एनी डाउट। गाइस मैंने 1 सेकंड रिकॉर्डिंग बंद किया, सॉरी स्क्रीन शेयरिंग बंद किया था। ये देखो अपन ने ये ना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फर्स्ट लेक्चर का पीडीएफ है ये। तो यहाँ पे f ऑफ z दिया था z e रेज टू 2z, और हम लोग को चेक करना था कि ये एनालिटिक है या नहीं। तो अपने को इसका रियल पार्ट e रेज टू 2x इन ब्रैकेट x cos 2y माइनस y sin 2y सेम ही तो है, आई थिंक यही है क्या, चेक करो तो। e रेज टू 2x इन ब्रैकेट x cos 2y माइनस y एकदम एकदम सेम है गाइस, कुछ भी फर्क नहीं है। पहले अपन ने e रेज टू 2x को एज इट इज रखा, ये पूरे यहाँ पे पहले डो यू बाय डो वाई, ये डो यू बाय डो वाई है सॉरी, e रेज टू 2x को एज इट इज रखा है, और ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज है, और e रेज टू 2x का डेरिवेटिव। सेम सेम कंसेप्ट क्या, सेम सम बेसिकली।
तो पता तो चल गया ना कि गाइस अगर ये किसका रियल फंक्शन है, आंसर z e raised to 2z आना चाहिए फाइनली। तो अगर अपना आंसर z e raised to 2z आया तो इसका रियल पार्ट ये होगा। ओके अब गाइस हम लोग डो u बाय डो y ढूंढेंगे, वो भी ढूंढा हुआ ही है पहले। तो हियर आई विल राइट डो u बाय डो y इज इक्वल टू, तो अब गाइस यहाँ पे ये जो है ये x का टर्म है ना, हम लोग तो विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो e रेज टू 2x मल्टीप्लीकेशन में है, कांस्टेंट है, तो उसको कुछ नहीं करना, खाली अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव लेना है। x इंटू कॉस 2y में x कांस्टेंट है, ओके, और cos 2y का डेरिवेटिव माइनस साइन 2y इंटू 2 होगा। x एज इट इज रखा, cos 2y का डेरिवेटिव माइनस साइन 2y इंटू 2, माइनस इधर u इंटू v लगेगा, y एज इट इज साइन 2y का डेरिवेटिव प्लस साइन 2y एज इट इज y का डेरिवेटिव 1। तो आपको लगेगा अरे पहले तो इधर माइनस लिखाया था, अभी क्यों प्लस लिखा है? क्योंकि मैंने इधर एक ऐसा ब्रैकेट बना दिया ना, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एनीवेज ये प्लस का माइनस ही होने वाला है। तो एक बार डेरिवेटिव फिर से समझोगे, ये e रेज टू 2x कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, खाली ब्रैकेट का डेरिवेटिव। x इंटू कॉस 2y में x कांस्टेंट है, cos 2y का डेरिवेटिव माइनस साइन 2y इंटू 2 हो गया। इस पे y इंटू साइन 2y, ये दोनों y के टर्म है ना, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, जब दोनों y के टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है विथ रिस्पेक्ट टू y वाले में, तो u इंटू v लगाना है। पहले y एज इट इज साइन 2y का डेरिवेटिव, फिर साइन 2y एज इट इज ये y का डेरिवेटिव। अब इसके अंदर भी क्या करना है, इसको अननेसेसरी सिंप्लीफाई करेंगे नहीं, वी विल डायरेक्टली पुट x को z एंड y को 0, so that we get phi 2 of z comma 0 e raised to 2z in bracket। गाइस y 0 हो गया ना, तो साइन 0 0 होता है, तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस y 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और y 0 हो गया तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग को phi 2 of z comma 0 जो है ये 0 मिल रहा है। इधर तक लिखो। ओके गाइस, तो नाउ phi 1 और phi 2 आ गया, तो नाउ वी कैन अप्लाई मिलने थॉमसन मेथड। इसके नीचे लिखो बाय मिलने थॉमसन मेथड, बाय मिलने थॉमसन मेथड। अगेन एज आई सेड, थॉमसन में आप p लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। f dash of z is equal to phi 1 of z comma 0 minus I phi 2 of z comma 0, that is equal to phi 1 कितना है, phi 1 is e raised to 2z in bracket 1 plus 2z, e raised to 2z in bracket 1 plus 2z, I2 तो phi 2 0 है, so therefore f of z is going to be integration of e raised to 2z into 1 plus 2z dz। guys f dash of z अगर ये है तो f of z इसी का इंटीग्रेशन होगा। अब देखो ना guys, जैसे f dash of x रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव, अगर कोई आपको बोले कि किसी का डेरिवेटिव 1 by x है, तो आपका f of x क्या होना चाहिए, 1 by x का इंटीग्रेशन ना, यानी log x होना चाहिए, तो ही तो इसका डेरिवेटिव ही आएगा। तो अगर f dash of x पता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो f of x मिलेगा। वैसे ही f dash of z पता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो f of z मिलेगा। सेम कंसेप्ट।
अब गाइज ये इधर u इंटू वी लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन वाला। अब u इंटू वी काफी लोगों को पता होगा जो पहले इंटीग्रेशन के टाइम पे थे, बट जो लोग नहीं थे उनको मैं बता दूं कि कैसे करना है इंटीग्रेशन। पहले तो एज पर लिएट रूल इंटीग्रेशन के यूवी के लिए आपको लिएट रूल से u सेलेक्ट करना है। पहले चेक करना है लॉग है क्या। अगर यहाँ पे लॉग का टर्म होता है ना, उसी को हम लोग u बोल देते। नहीं है, फिर चेक करो इनवर्स का टर्म है क्या। इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स कुछ है क्या, नहीं है, नहीं तो उसी को यू बोल देते। फिर चेक करना है अल्जेब्रिक टर्म है क्या। अल्जेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल टर्म बेसिकली, जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, ऐसा। तो इसका टर्म है ये 1+2z, तो ये ब्रैकेट अपना u हो जाएगा, और ऑब्वियसली फिर e⁻²z जो है ये v हो जाएगा। ठीक है, एक बार u डिसाइड करने के बाद अपना u इंटू वी रूल का फॉर्मूला क्या है। पहले हम लोग u को एज इट इज लिखेंगे और v का इंटीग्रेशन लिखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब ध्यान से देखो, u को एज इट इज लिखना है और v का इंटीग्रेशन माइनस जो पहले ब्रैकेट में लिखा उसका डेरिवेटिव और जो दूसरे ब्रैकेट में लिखा है उसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस का साइन देके जो पहले ब्रैकेट में लिखा उसका डेरिवेटिव और जो दूसरे ब्रैकेट में लिखा उसका इंटीग्रेशन, ऐसे कंटिन्यू करते जाना है माइनस प्लस का साइन देते हुए। तो यहाँ पे पहले u अपना है 1+2z एज इट इज, और v का इंटीग्रेशन अभी गाइज आपको फॉर्मूला लिस्ट में बताया e⁻az का इंटीग्रेशन e⁻az अपॉन a होता है। तो इधर e⁻2z है, उसका इंटीग्रेशन e⁻2z अपॉन 2 होगा। तो पहले u को एज इट इज लिखना था, वो लिखा अपन ने, और फिर v का इंटीग्रेशन माइनस पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिखना है 1 का 0 और 2z का 2, और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन आएगा। पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव आता है, दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। अब दूसरे ब्रैकेट के इंटीग्रेशन में अपॉन 2 को तो एज इट इज रखना है, उसको कुछ कर नहीं सकते। फिर e⁻2z का इंटीग्रेशन आएगा e⁻2z अपॉन 2, बट ऑलरेडी एक 2 था, इसका एक और 2 आएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, e⁻2z का इंटीग्रेशन e⁻2z अपॉन 2 आता है, ऑलरेडी एक 2, एक और इंटीग्रेशन का एक और 2 मिलके यहाँ पे 4 हो गया। और सॉरी, एक मिस्टेक किया मैंने, 2z का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। ओके, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। एक और बार देख लो गाइस क्या किया है अपन ने। पहले u को एज इट इज रखना है और ये v का इंटीग्रेशन लेना है माइनस पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। अब प्लस का साइन देंगे, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है। बट गाइस अच्छी बात क्या है कि पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, पहला ब्रैकेट 2 है, 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 ही होने वाला है। फिर आगे 0 का डेरिवेटिव 0 ही होने वाला है, तो सारे टर्म्स आगे के 0 होने वाले हैं। इट मींस नाउ वी हैव टू स्टॉप। ओके, जब ये ब्रैकेट कांस्टेंट बन जाएगा तब रुक जाना है और प्लस करके c लिख देना है सिर्फ। ओके, तो पहले u को एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, ये होने के बाद पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। नाउ हम लोग e⁻2z अपॉन 2 को कॉमन लेते हैं, या पहले एक देख लो, 1+2z e⁻2z अपॉन 2 माइनस 2 इंटू e⁻2z अपॉन 4 प्लस c। 2 1 जा 2 2 जा कट हो जाएगा। If possible, we can take e⁻2z upon 2 को कॉमन, अंदर 1+2z माइनस ये e⁻2z अपॉन 2 पूरा ही कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। तो +1 -1 is getting cancelled. It is equal to e⁻2z अपॉन 2 into 2z. तो 2 2 कट हो जाएगा and hence we are getting the answer as z e⁻2z plus c. अब देखना सॉल्व एग्जाम, मतलब अपन ने जो फर्स्ट लेक्चर में किया था तभी भी क्वेश्चन यही था, z e⁻2z, वही हम लोग को यहाँ पे मिला। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। आपको अगर इंटीग्रेशन का डर लग रहा है तो डू नॉट वरी एट ऑल,
क्योंकि फूरियर सीरीज में इतना भर भर के इंटीग्रेशन आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, तब आपको रियलाइज होगा यार ये तो सच में इजी है। तो वेट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ u इंटू वी। तो खाली अगर उतना पार्ट डर लग रहा है ना, तो ये मेथड से डरने की कोई जरूरत नहीं। गाइस इसका v ढूंढने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन। अपन ने z को x प्लस आई वाई डाला ही था वहां पे, तो आई एम गोइंग टू राइट फॉर फाइंडिंग इमेजिनरी पार्ट, फॉर फाइंडिंग इमेजिनरी पार्ट रेफर क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 4। इसमें z के जगह पे गाइस आपको x प्लस आई वाई डालना है। I'll share that thing with you। ये देखो z के जगह पे जब x प्लस आई वाई डालेंगे, ओके, तो ये पूरा अपन ने किया है। तो रियल पार्ट भी मिल गया, इमेजिनरी पार्ट भी मिल गया। रियल पार्ट विल मैच द क्वेश्चन एंड आई के साथ वाला टर्म इज द रिक्वायर्ड इमेजिनरी पार्ट। तो आपको ये लिख देना है कि देयरफॉर v इज इक्वल टू, ये लिख के छोड़ देना है बस। तो गाइज अपने स्टेप्स देखो इंप्लीमेंट हुए क्या। u दिया है तो पहले डो u बाई डो एक्स ढूंढो, उसमें x को z, y को 0 डालो, उससे जो मिलेगा उसको phi1 ऑफ z कॉमा 0। डो u बाई डो y ढूंढा, उसमें x को z, y को 0 डाला, उससे जो मिलेगा उसको phi2 ऑफ z कॉमा 0 बोलेंगे। फिर मिलने थॉमसन के अकॉर्डिंग f डैश ऑफ z जो है वो phi1 माइनस i phi2 होता है। जस्ट पुट द वैल्यूज। तो f डैश ऑफ z का इंटीग्रेशन करेंगे तो f ऑफ z मिल जाएगा। बस ये इंटीग्रेशन ही किया है आगे। चलो गाइस, तो एक ना मैं अभी इजी सम देने वाला हूँ एंड आई वांट यू गाइस टू ट्राई दैट सम योरसेल्फ। ओके, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा वो सम। राइट डाउन सम नंबर 10। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, find the analytic function f of z whose real part is, u is equal to x cube minus 3xy square plus 3x square minus 3y square plus 1। Guys, do this yourself। ये बहुत 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 इजी है। I will pause the recording for some time। कुछ लोगों का डाउट है यहाँ पे कि 3y² को कौन, देखो क्या है, ये पहला x क्यूब का डेरिवेटिव है। ये जो है ये इस टर्म का डेरिवेटिव है जिसमें 3 और y² कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 है। ओके,
नो, द आंसर यू हैव रिटन 6y, ये वाला 6y। ओ यस यस यस, राइट राइट, ये भी जीरो होना चाहिए ना, 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जीरो। गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। चलो, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन गाइस। गिव द हेडिंग टाइप 2 ऑल ऑफ यू। टाइप 2 मिलने थॉमसन मेथड। गाइस इसमें बहुत सारे वैरायटी है अलग अलग सम्स में, तो हम लोग अलग अलग टाइप में अलग अलग वैरायटी कवर करेंगे। तो टाइप 2 में लिखो, व्हेन इमेजिनरी पार्ट, when imaginary part v is given, when imaginary part v is given। सो गाइस अभी स्टेप्स ही लिख देते हैं डायरेक्टली, ट्रस्ट में आप लोगों को स्टेप्स समझेंगे और एक बार लिख लेंगे तो उसके बाद फिर अपन डिस्कस करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे याद रखना है एंड एवरीथिंग। नीचे लिखो स्टेप्स। नंबर 1, फाइंड। गाइस पहले टाइप में क्या था, u दिया था, यहाँ पे v दिया है, तो सबसे पहले अगर v दिया है तो विल फाइंड डो v बाय डो y, फाइंड डो v बाय डो y। इसके नीचे लिखो पुट x इक्वल टू z कॉमा y इक्वल टू 0 टू गेट phi 1 ऑफ z कॉमा 0। पहला डिफरेंस तो यही आपको समझ गया होगा कि उसमें ना u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ढूंढते थे पहले, और x को z, y को 0 डालने के बाद उसको phi 1 बोलते थे, यानी डो u बाय डो x वाले को phi 1 बोलते थे। बट अगर v दिया है तो डो v बाय डो y वाले को phi 1 बोलना है। इसके नीचे लिखो नंबर 3, फाइंड डो v बाय डो x। इसमें लिखो पुट x इक्वल टू z कॉमा y इक्वल टू 0 टू गेट phi 2 ऑफ z कॉमा 0। तो ये पहला डिफरेंस है गाइस कि अगर u दिया है तो पहले डो u बाय डो x से शुरुआत करेंगे, और अगर v दिया है तो डो v बाय डो y से शुरुआत करेंगे। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड्स। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस अब आएगा, नंबर 5, बाय मिलने थॉमसन मेथड। बाय मिलने थॉमसन मेथड। तो यहाँ पे गाइस चेंज क्या है बाय मिलने थॉमसन मेथड के अंदर, इधर एफ डैश ऑफ जेड जो रहेगा वो phi 1 ऑफ z कॉमा 0 प्लस आई phi 2 ऑफ z कॉमा 0 रहेगा। उसमें क्या था, माइनस था ना बीच में, इधर बीच में प्लस रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z या dz कुछ भी लिखो, टू गेट f of z, to get f of z। So guys, let us discuss the differences between both the methods. Okay, देखो यार अल्फाबेटिकली ना u पहले आता है v बाद में आता है, और वैसे ही x पहले आता है और y बाद में आता है। इसीलिए डो u बाय डो x पहले ढूंढना है u वाले मेथड में, और v वाले मेथड में डो v बाय डो y पहले ढूंढना है। तो डो u बाय डो x मतलब u वाले में डो u बाय डो x वाले को phi 1 बोला जाएगा, और v वाले में डो v बाय डो y वाले को phi 1 बोला जाएगा। ये डिफरेंस है कि मतलब जो पहले ढूंढते हैं ना उसी को phi 1 बोलना है। और दूसरा मेथड क्या है कि जो अपना मिलने थॉमसन मेथड है, तो इसमें f डैश ऑफ z वाज phi 1 माइनस i phi 2। ओके,
बट इसमें अकॉर्डिंग टू मिलने थॉमसन मेथड f dash is phi 1 plus I phi 2. So these are the only two differences. Rest everything is literally same. Okay. तो इसको भी एक सम लेकर के हम लोग समझने का ट्राई करते हैं. सम नंबर 11. Everyone write down sum number 11. One second, guys. Find the analytic function. Find the analytic function whose imaginary part is v is equal to x square minus y square plus x upon x square plus y square. चलो, सो लेट अस स्टार्ट. तो अब ना हम लोग को कैसे एग्जाम में याद रखना है गाइस. अभी अभी जैसे मैंने बताया कि अगर v दिया है तो जैसे u v अल्फाबेटिकली u पहले आता है, v बाद में आता है, x पहले आता है, y बाद में आता है. तो v दिया है तो पहले डो v बाय डो y से शुरू करेंगे अपन. v दिया है तो पहले डो v बाय डो y से शुरू करेंगे. तो आंसर में लिखो गाइस, डो v बाय डो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0 होगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा. इधर गाइस न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में अपना वेरिएबल y है. ठीक है, तो कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव यूज करेंगे? 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है. ओके, या k बाय फंक्शन का डेरिवेटिव -k/x स्क्वायर होता है. तो k बाय कोई फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव -k बाय फंक्शन का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेना पड़ता है. k बाय फंक्शन का डेरिवेटिव -k अपॉन ये फंक्शन का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. x स्क्वायर का 0 होगा और y स्क्वायर का 2y होगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस डेरिवेटिव वन मोर टाइम. x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा. और गाइस जैसे k अपॉन, मान लो अपने पास k अपॉन कोई ब्रैकेट है तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? -k अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट. तो ब्रैकेट में क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है. तो k बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव -k बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0 होगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा. That's how we got this derivative. इसमें क्या करना है? We have to put x को z and y को 0. Put x को z, y को 0. तो अब देखो गाइस, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ phi 1 ऑफ z कॉमन, क्योंकि बहुत इजी है. y को 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0. इधर y को 0 डालोगे गाइस तो 0 प्लस 0 ये ब्रैकेट 0 इनटू ये पूरा बड़ा टर्म कुछ भी आए तो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होने वाला है. तो ये पूरा टर्म 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 वी आर गेटिंग phi 1 एज 0. y को जब 0 डालेंगे तो ये टर्म 0 हो गया.
ये 0 हो गया, तो 2 into 0 0, 0 plus 0 is again 0, 0 into this entire thing, that is also 0, hence the final answer of 5-1 is 0. अब हम लोग को गाइस डो v by डो x ढूंढना है. नाउ डो v by डो x इज इक्वल टू x स्क्वायर का 2x होगा, y स्क्वायर का 0 होगा, इधर ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो u अपॉन v, मतलब अगर कहीं एक कांस्टेंट होता ना तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते, बट ऊपर भी कांस्टेंट नहीं है गाइस, नीचे भी x का टर्म है तो नीचे का भी टर्म कांस्टेंट नहीं हुआ, तो u अपॉन v लगाना पड़ेगा. तो u अपॉन v क्या है, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x यानी कि 1, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0. एक और बार देख लो, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखा और ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. इसमें अब डायरेक्टली क्या करेंगे, वी विल अगेन पुट x को z एंड y को 0. So we are getting phi 2 of z comma 0 as 2z plus z square plus 0 minus z into 2z divided by z square plus 0 the whole square. So it is equal to 2z z square minus 2z square upon z raised to 4. So we are getting 2z minus 1 upon z square. चेक करो तो गाइस सेम आ रहा है क्या? Yes, sir, same. Okay, okay. सो गाइस 5-1 5-2 आ गया, तो अब मिलने थॉमसन अप्लाई करते हैं. राइट डाउन एवरीवन बाय मिलने थॉमसन मेथड. f dash of z is equal to phi 1 of z comma 0 plus I phi 2 of z comma 0. तो यहाँ पे गाइस हम लोग का phi 1 0 था, प्लस I इंटू phi 2 का आंसर अभी अभी अपन ने ढूंढा 2z माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, 2z माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्टली f ऑफ z इज इक्वल टू I कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 2z माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन होता है 2 एज इट इज z का z स्क्वायर अपॉन 2. गाइस यहाँ पे फॉर्मूले भी लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, या z के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो इंटीग्रेशन ऑफ z रेज टू n इज z रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो ये पहले वाले में यूज किया, और दूसरे वाले में 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन जेड होता है. तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन जेड प्लस सी, and by few cancellations we will be getting I in bracket z square plus 1 by z plus c. This is the value of f of z.
सो गाइस लेट अस रिवाइज दिस। ये v दिया है और एनालिटिक फंक्शन पूछा है, तो जब भी v पहले दिया होगा डो v बाय डो y से शुरू करना है, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y और k बाय फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस k अपॉन फंक्शन का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इसमें x को z, y को 0 डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 0 हो गया, इस पे u अपॉन v, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर में x है उसका डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर का x एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसमें x को z, y को 0 डालेंगे तो हम लोग को ये क्वांटिटी मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू मिलने थॉमसन मेथड, 5 f डैश ऑफ z इज 5 1 प्लस i 5 2। 5 1 तो 0 ही है, i इंटू 5 2 लिख दिया। इंटीग्रेट करना है तो i कांस्टेंट है ना, एक i क्या है गाइस, एक वैल्यू है विच इज कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन के बाहर रखो, इसका इंटीग्रेशन 2 एज इट इज, z रेज टू 1 का z रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और 1 बाय z का 1 बाय z स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय z होता है। ओके, सो दैट्स हाउ वी गॉट दिस। Guys, any doubt in this? Reply yes or no. ऐसा नहीं है केवल। ओके, तो अब गाइज ऐसे टाइप का एक सिंपल सम मैं आप लोगों को खुद से ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। गाइज अब वो सम सबको ट्रस्ट में आना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए आनी चाहिए, बहुत 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 इजी सम है। ओके, राइट डाउन, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन, सम नंबर 12 लिखो। सम नंबर 12, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन whose imaginary part is whose imaginary part is v is equal to x raised to 4 minus 6x square y square plus y raised to 4 plus x square minus y square plus 2xy। आपको लगेगा सब ब्रैकेट ब्रैकेट बना के क्यों दिया है, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। गाइस अभी ये सब आपको खुद से ट्राई करना है। रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए।